जब हम प्लांटेशन करते हैं, हम गड्ढा बनाते हैं जी, एक तो हम एक गलती करते हैं कि कई बार बहुत बड़ा गड्ढा बना लेते हैं। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो बहुत बड़ा गड्ढा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये बना हुआ है, ये थोड़ा इससे बड़ा होना चाहिए था, ये कोई 1.5 फुट का होगा जी। तो या तो हम बहुत गहरा बना लेते हैं। जो मैंने अपने ऑर्चर्ड में नोट किया है कि मैंने कहीं पेड़ पट्टे भी है, 4-5 साल बाद मेन रूट नहीं होती है पेड़ में, तो खत्म हो जाती है, टैप रूट खत्म हो जाती है। वो मैंने सीडलिंग के प्लांट में भी देखा है, 10 साल में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कभी टैप रूट थी नहीं। अच्छा, 1-2 गलती हम और करते। एक तो हम कोशिश ये करते कि भी जैसे निकाला है कि इनको फाड़ के चूरा करेंगे, इनका घास झाड़ के अलग करेंगे, ऑर्गेनिक ख़त्म कर देंगे, या हम इसमें आग जलाएंगे जी। वो हमारी आदत है कि जो हम प्रूनिंग करके हमारी जो वो लकड़ी आती है, हम इसमें डाल के आग लगाते हैं। उससे क्या होता है कि साइड का जो ऑर्गेनिक होता है वो सारा जल जाता है। ओके, तो मैं तो इतनी कलाकारी नहीं करता हूँ। मैं तो गड्ढा बनाया, पहले सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन कसी से खोद दूंगा, नीचे डाल दूंगा, इसमें बंद कर दूंगा। ये वाला? हाँ, ये वाला, जिसमें घास एक कसी मार दूंगा सारी, ये ऐसे जाने दूंगा, चाहे ये मोटा जाए चाहे जैसा जाए। अच्छा, इसमें कसी मारूंगा, फिर उसके बाद ये मिट्टी डालूंगा। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि थोड़ा सा ऊंचा रहे वो, जो आपका पिट की बंद करने के बाद सरफेस से कोई 6 इंच ऊंचा रहे, और एक बारिश आ जाए पेड़ लगाने से पहले उसमें। नहीं तो ऐसा होगा कि जब आप पेड़ लगाएंगे वो नीचे चला जाएगा और ग्राफ्टिंग पॉइंट आपका सॉइल लेवल से नीचे चला जाएगा। और एक बहुत बड़ी गलती हम इसमें करते हैं कि हम इसमें गोबर डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। वो गलत है, वो बहुत गलत है। उसके क्या नुकसान है मैं बताऊँ आपको। जैसे आप गोबर डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होता है कि गड्ढे के अंदर पेड़ को एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि मिट्टी भी पोरस है। जहाँ जहाँ आपने गड्ढा किया है उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल गया उसको जड़ों के लिए। वो 1-2 साल तो पेड़ बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद जब वो इस सरफेस पे पहुंचेगी उसकी जड़ें हार्ड में, गड्ढे से बाहर, गड्ढे से बाहर जहाँ आपने गड्ढा किया वो सख्त होगा। उसके लिए वो क्या करेगा कि वो जड़ें न्यूट्रिशन के चक्कर में गोल गोल ही जड़ें बन जाएगी उसमें। अच्छा, वो पेनिट्रेट नहीं होगी, पेनिट्रेट इतनी जल्दी नहीं होगी, वो इसी में घूम, हाँ इसी में घूमेंगे। और बहुत लोगों की शिकायत है कि 3-4 साल में हमारा पेड़ सूख रहा है, वो ही कारण है। अच्छा, कि हम इसमें इसको इतना एनवायरनमेंट देते हैं। दूसरी बात ये कि जब गोबर और हम बहुत ज़्यादा डालते हैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो उसमें एयर स्पेसेस होती है गोबर में, वो तो आपको पता है जी। तो जब वो थोड़ा ड्रॉट पड़ता है ना, तो एयर स्पेसेस बन जाती है उसमें अंदर रूट्स के आसपास। अच्छा, तो वो भी ये कारण रहता है पेड़ के सूखने का बहुत सारे। और जैसे हम नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि मैक्सिमम हमारे को जल्दबाजी लगी होती है कि हमने पेड़ लगाने और करना है, और उसमें लीव्स होती है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, टॉप पे लगी रहती है, टॉप में क्या कई बार तो पूरी, जैसे आपके कैंथ की बहुत शिकायत आती है सूखने की, वो कारण ये कि कैंथ में लीव्स बहुत रहती है, जल्दी लगा लेते हैं नर्सरी से लेके। तो उसमें क्या था, जैसे आपने पट्टे लीव्स उसी में ही है, तो उससे ट्रांसपिरेशन होती है लीव से, सुबह जैसे ओस होती है ना, इसलिए साइड निकली वो निकलती रहेगी, प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा, वो प्लांट डिहाइड्रेट होगा और उसकी जड़ों पे वो शॉक लग जाएगा। ओके, इसीलिए मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। इसीलिए मोर्टेलिटी रेट पत्तों वाले पेड़ों का ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा है। और वो प्लांट वीक हो जाता है बिल्कुल उसकी वजह से। तो उसके 2 तरीके, या तो पत्ती झाड़ दो नर्सरी से जब निकल, या फिर ऊपर से काटते तो है ही, आप ऊपर से जहाँ से ऊपर पत्ता उसको काट दो वहाँ से पेड़ को। इसमें SSP भी, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डालते हैं कुछ, डालते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपके सॉइल में डेफिशिएंसी तो डालना चाहिए, कहते हैं सुपर रूट्स के लिए अच्छी होती है जी। तो उसमें ये होता है कि आप एक जगह ना इतने नीचे डाल के तो फायदा नहीं हुआ, तो रूट्स पहुँचनी नहीं है शुरू में। जहाँ जैसे हम डालते हैं गड्ढे के बिल्कुल नीचे डालते हैं जी, तो वहाँ तो रूट्स पहुँचने नहीं है। उसका बेस्ट तरीका कि यहाँ डाल दो आप चारों साइड, और जब इसको खोदोगे तो भैया इसके ऊपर डाल दो। जब इसको इकट्ठा करेंगे आप, तो फिर ये क्या बोलते हैं, रूट्स को मिल जाएगी इसमें ज़्यादा अच्छा डाल के। ओके, अच्छा, एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब हम नर्सरी पढ़ते हैं तो हम उसकी इरिगेशन करते हैं बहुत ज़्यादा पहले। उससे क्या होता है कि जब हम पेड़ ऊपर खींचते हैं, हम खींच के करते हैं, हमारे पास मशीनरी तो है नहीं इसके लिए जी, बिल्कुल। तो जब पेड़ पड़ते हैं तो सॉइल की साइड में इतनी कंप्रेस हो जाती है कि जो उसके पोर्स होते हैं पेड़ के, जड़ के पोर्स होते हैं, वो बंद हो जाते हैं मिट्टी से। अच्छा, उसमें मड अंदर क्योंकि इतना जोर लगाते हैं हम खींचने में, उसमें हाँ, वो एक्सपेंड हो जाता है। मतलब कि अगर आपने इरिगेशन करनी है तो 4-5 दिन बाद उसको पटो फिर पेड़ को, फिर वो जब खींचेंगे, या फिर सूखे में भी हो। और अगर जब टूट के भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, जड़ें तो नहीं बहुत बन जाती है, वो भी ध्यान रखना होता है। और जब हम लगाते हैं इसमें इरिगेशन बहुत देते हैं हम पेड़ों में, उसका वो भी एक कारण है।
जैसे हमारे फाइन पार्टिकल्स है, जब ये हम इसमें पानी डालते रहेंगे तो ये पतले पतले पार्टिकल्स है जड़ों के पोर्स के पास जाएंगे और वो पोर्स को बंद कर देंगे। मतलब ओवर इरिगेट नहीं करना है। ओवर इरिगेट नहीं करना, और इरिगेट भी ना करो तो मैं तो जैसे करता हूँ कि सूखा हो तो बंद किया गड्ढा, थोड़ा सा कसी से जड़ों के लायक जगह बनाई, जब आधी जड़ें बंद होगी मिट्टी से उसमें 2-3 लीटर पानी डाला और बंद कर दिया, फिर मैं उसको पाँव से ज़्यादा नहीं दबाता हूँ, नहीं तो फिर वही कंपैक्शन वाला सीन हो जाएगा। जैसे सर नर्सरी से प्लांट आता है तो रूट प्रून करना जरूरी होता है उसमें, जैसे हाँ अगर कोई दली हुई हो ना, जैसे लंबी सी टूटी हो रूट, वो प्रून करना बहुत जरूरी होता है। ओके, क्योंकि वो उतने पोर्शन में सैप का प्रॉब्लम होता है, और दबाव भी होता है, और फिर स्टैंड्स होती है बनी, वो भी गलत, थोड़ा सा काट दो उसको। और प्लांटेशन के बाद जैसे सिंगल वेब ट्री है उसको कितना लगभग काटना? 2-2.5 फुट में काटना पड़ता है, वो जरूरी काटना। और जब आपका पौधा लग जाएगा, एक तो आप कह रहे हैं कि पहले मिट्टी से हमने बंद करना है, फिर उसके बाद बारिश का वेट करना है, फिर उसके बाद हमने पौधा लगाना है। हाँ, अगर सबसे बढ़िया तरीका तो होता है कि आप सीजन के टाइम गड्ढे बना दो जी, लेबर भी होती है आपके पास उस वक्त, उनको खुला रखो 1-1.5 महीने, अल्ट्रावायलेट रेज से थोड़ी बहुत बीमारियाँ भी खत्म होगी, फिर बंद कर दो उसको, और थोड़ा ऊंचा सा माउंट सा बना के, फिर उसको अगर बारिश आ जाएगी एक, तो वो पूरा मॉइस्चर रहता है उसमें। हम क्या करते हैं, साथ गड्ढा बनाते हैं और साथ ही उसको बंद कर देते हैं, उस तरीके से भी बहुत फेलियर होता है। रीप्लांट साइट्स में लोग नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बहुत बड़े साइज के पिट्स बना रहे हैं 3x3। नहीं, उसका फायदा ही नहीं है ना, पिट्स बना के क्या फायदा, बीमारी तो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल तक की कीड़े मकोड़े होते हैं या फंगस होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मतलब रीप्लांट सॉइल को कैसे मतलब ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से उसको, कि उसमें न्यू प्लांटेशन करने में सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत अच्छा तरीका है उसको 1-1.5 महीने जो मैं खुला हुआ रखने को बोल रहा हूँ, या फिर आप 1 साल छोड़ दो, गड्ढा ही ना करो, जहाँ पे वो है 1 साल छोड़ के करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे सर ये फ्यूमिगेंट्स करते हैं, ये कितने फ्यूमिगेंट्स मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, तो मिथम सोडियम मिथाइल ब्रोमाइड तो थोड़ा बहुत ठीक है जी, बाकी जो हम जनरली बोलते हैं कि ये करो करो जो पुराने, अगर तो रूट रॉट वगैरह फॉर्मलिन वगैरह तो इफेक्टिव ही नहीं है उसके लिए। ओके, फॉर्मलिन वगैरह बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है जी। और कोई तरीका है इसको रीप्लांट सॉइल को कुछ नहीं करना है इसमें? अगर आपके प्लांट्स अच्छे हैं और प्लांट मटेरियल में इरिगेशन कम हुआ है, बहुत कम, तो आपके चलेंगे ही चलेंगे। और पटाई और ट्रांसपोर्टेशन, रूट्स का ये होता है कि 2 घंटे से ज़्यादा सूखने नहीं चाहिए पटने के बाद, नर्सरी के बाद पटने के बाद। हाँ, जब 2 घंटे से ज़्यादा जड़ें सूखी नहीं रहनी चाहिए तो डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब कि उसमें वो प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, ये भी कर रहे हैं लोग कि जैसे नर्सरी से प्लांट आया, लगाने से पहले उसको पानी में रख रहे हैं, या फिर कोई किसी तरह अगर थोड़ी देर रखो तो कोई नुकसान नहीं है। स्लरी तो नुकसान है ना, वो तो फिर वही हो गया, पोर्स बंद हो जाएंगे उसके। ओके, स्लरी से पोर्स बंद हो जाएंगे। और जब हमने ये करना है कि इसको बिल्कुल ब्रीक नहीं करना है, जो हमारा ये ऑर्गेनिक मैटर है इसको खोद के पहले, ये ऑर्गेनिक क्या पूरी मिट्टी जाएगी, ये वाली सारी घास फूस जितना भी है सारा जाएगा, और जो नीचे वाली मिट्टी है ये भी पतली नहीं करनी, जैसी है वैसी, जैसी खोद के वैसे ही भर दो। अच्छा सर, नर्सरी से पौधा लेते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी? सबसे पहली बात, अगर नर्सरी पहली बार लगी होगी ना उस जमीन पे, तो आगे आपके चाहे वो 1 फुट का पेड़ है बहुत अच्छा चलेगा। अगर किसी जगह पे पहली बार नर्सरी लगी हो ओके, और नर्सरी में अगर इरिगेशन बहुत ज़्यादा ना की हो तो भी अच्छा रहता है। एक ये भी ट्रेंड चल रहा है कि कुछ विग्रस ट्रीज लगा रहे लोग, फिर सोच के बाद में टॉप वर्क कर देंगे, और तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ रहा है कि जैसे हम प्लांट्स ला रहे हैं विग्रस वाले, तो वो सैंडी सॉइल में तैयार किया और हमारी क्ले सॉइल है जी, वो 2-3 साल तो अच्छे चलेंगे, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसमें लोगों जो फेदर प्लांट्स का प्रचलन चला है। और फेदर प्लांट्स में जब आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो आउटपुट कभी भी प्लांट की पूरी नहीं आएगी जितनी आउटपुट उस प्लांट की कैपेसिटी है, क्योंकि आप टॉप ग्राफ्टिंग कर रहे हो उसमें दोबारा से, फिर आधा वुड आपका पुरानी वैरायटी का है, और वो अपना करेक्टर जैसे इंटरस्टॉक छोड़ता कुछ ना कुछ वो छोड़ेगा पीछे। ओके, वैरायटी में सॉइल में सबसे अहम रोल अर्थवॉर्म्स का होता है। ये देखिए आजकल विंटर्स है फिर भी इसमें अर्थवॉर्म्स है, यहाँ भी देखिए, ये सिर्फ इस कारण से क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास फूस और वो मैंने डाला है ऑर्गेनिक मटेरियल, ये बेसिकल ह्यूमस खाने के लिए आती है देखिए। और इसका सबसे मेन रोल होता है जो ये सुराख कर रहे हैं। अच्छा, ये वाले सुराख देखिए आप, ये अर्थवॉर्म्स के किए सुराख है, और ये आप अपनी मिट्टी में ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि इसका एक बहुत अहम रोल होता है। इसमें मॉइस्चर भी नीचे जाता है और नीचे से सॉइल से मिनरल्स भी लाते हैं अर्थवॉर्म्स। ये देखिए, अच्छा एक बात और नोट करेंगे आप, इसमें देखिए इस अर्थवॉर्म का कलर अलग है और इसका अलग है, तो ये नीचे से मिनरल्स लेके आई हुई है अपने पेट के अंदर, जो कि वो ऊपर छोड़ेगी, जो मोटे वाली है। हाँ, मोटे वाली, ये तो नॉर्मल क्रीम कलर का क्रीम कलर के अर्थवॉर्म्स है। और ये तब
आपके ऑर्चर्ड में होगी अगर आपने इनको खाने को ह्यूमस दिया होता है। ह्यूमस हो गया, गला, खाद, गोबर, घास फूस, तो आपका जो भी कचरा होता है घास फूस का बगीचे में, जैसे देखिए ये तो बल्कि फूल का पो है, सब बगीचे में डालिए, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसमें आपने सर कभी गोबर की खाद डाली है? नहीं, गोबर मैंने कभी नहीं डाला, मैं सारा घास फूस और इसी का वो बना दे। देखिए जहाँ भी मैं हाथ मारा हूँ अर्थवॉर्म्स है विंटर्स में भी है, क्योंकि इनको एनवायरनमेंट मिल रहा है इसके लिए। और ये सुराख दिख रहा है आपको, हाँ जी वाले, ये अर्थवॉर्म्स ने किए हुए हैं। अगर सर किसी के ऑर्चर्ड में ये जैसे अर्थवॉर्म की पॉपुलेशन तो आपकी सॉइल लिविंग सॉइल नहीं है, वो उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो वो लोग क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए सिंपल सा है कि आपको उनको खाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। अर्थवॉर्म्स तो सबके बगीचे में होगी, पर वो थोड़ी गहरी होगी गई हुई, तो अगर आपने ऊपर लानी है तो उनको कुछ खाने का मटेरियल देना है खाने के लिए, जैसे घास फूस गोबर। जब वो सड़ेगा, ब्राउन या ब्लैक कलर का बनेगा, तब उसको हम ह्यूमस बोलेंगे। और ये सबसे मेन पैटर्न है जो कि हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम अपने बगीचे बिल्कुल साफ़ कर रहे हैं खोद के झाड़ के, तो उसमें ये अर्थवॉर्म्स होंगी ही नहीं। जी सर, ये नॉर्मल अर्थवॉर्म्स है ना, ये देसी नॉर्मल है। जो वर्मी कंपोस्ट वाली वो तो 15 डिग्री से नीचे मर जाएगी, उसका कोई काम नहीं है इसमें हमारी सॉइल में विंटर्स में। और शहरों में शायद फिर भी रह जाए, क्योंकि शहरों में सॉइल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अभी देख रहे हैं इनको ठंड लग रही है तो ये नीचे घुसने की कोशिश कर रही है जी। और इसमें जैसे हम गोबर डालते हैं तो गोबर तब डालना चाहिए जब हमारे इसमें थोड़ा मॉइस्चर हो, ताकि जो उसमें अर्थवॉर्म्स जो अंदर जा सके। ये देखो, ये तो नई जनरेशन है अर्थवॉर्म्स की, ये वाली। हाँ जी, ये देखिए, ये और ये विंटर्स में सर्वाइव कर रही है यहाँ पे। हाँ, इतने कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर रही है यहाँ पे। ये सर, ये घास फूस डालने का सही समय कब है, कब डालना? ये तो जब भी आपके बगीचे में हो तभी डालते रहो, सिर्फ पेड़ के नज़दीक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसके पास, क्योंकि विंटर्स में तो फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में इसमें नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ बोरर वगैरह लगने का चांस रहेगा और कीड़े मकोड़े ऊपर चढ़ेंगे पेड़ में। और एक हमारी सबसे बड़ा गंदा कंसेप्ट ये भी है कि हम जब सफाई करते हैं समझ में, तो हम घास फूस सारा निकाल देते हैं बगीचे से। हाँ जी। उससे ये होता है कि कीड़ों को खाने को कुछ नहीं मिलता, तो वो पेड़ की तरफ चढ़ते हैं पेड़ में, और फिर सेब को नुकसान पहुँचाएंगे। तो जब आप घास फूस निकालते हो इस तरीके से निकालें कि थोड़ा बहुत उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ बचे। ये देखिए, यहाँ से मैंने उठाया तो यहाँ भी अर्थवॉर्म्स है, छोटी अर्थवॉर्म्स है। ये इस सेब को, जो सड़ा सेब था, इसको खा रही थी। ये इसका फूड था, तभी वहाँ आई थी। ये कुछ भी ऑर्गेनिक हो, ये देखो इधर सुराख किया अर्थवॉर्म ने, कुछ भी ऑर्गेनिक हो। ये मैंने सेब उठाया था, सड़ा हुआ है, यहाँ नीचे अर्थवॉर्म्स थी। यहाँ भी देखो, यहाँ भी अर्थवॉर्म्स है। ये देखो, ये सब इसी के लिए आ रही है। ये देखो, ये जो सुराख की है ना, ये सब अर्थवॉर्म्स की है जी। ये इन सुरागों से कैसे बेनिफिट होता है? जो ये करते हैं, इसमें एक तो पोरस होगी, ऑक्सीजन मिलेगी सॉइल को। अच्छा, और दूसरा जब बारिश आएगी तो पानी नीचे जाएगा। और ये अर्थवॉर्म सिर्फ टॉप सॉइल में नहीं होती, ये नीचे 8-10 फुट तक भी होती है, और नीचे से मिनरल्स भी लेके आती है ऊपर। ये देखिए, हर जगह सुराख हुआ है। आप भी अपनी मिट्टी देखिए कि ऐसी है कि नहीं है। मतलब ये निशानी है कि हमारी सॉइल फर्टाइल है, जिसमें केंचुआ होना चाहिए और दूसरा इसमें सुराग होने चाहिए। तो पानी तो तभी जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हमारे पानी की बहुत शॉर्टेज हो रही है आजकल। जैसे सर केमिकल्स वगैरह ड्रेंच करते हैं, वो नुकसानदेह है इनके लिए, केंचुए के लिए? हाँ, केंचुए के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम क्या करते हैं, उसको पूरे तौलिए में ड्रेंच करते हैं, जबकि ड्रेंचिंग की जरूरत सिर्फ तने के पास ज़्यादातर होती है, क्योंकि हमारी ज़्यादा बीमारियाँ वहीं लगती है, क्योंकि ओपन और बंद स्पेस है वो। हम जैसे इसमें झबलों में सुराख करते हो तो बहुत गलत है। वो तो बिल्कुल आप इनके नज़दीक लेके, क्या बोलते हैं, केंचुए के नज़दीक, और केंचुए उससे मरेंगे। तो हमें अगर ड्रेंचिंग करनी है तो सिर्फ हमने उसको तने के पास, जैसे रूट रॉट के लिए करते हैं, तो रूट रॉट ज़्यादातर तने के पास ही होता है। हाँ जी। बाहर तो जड़ों में बहुत कम होता है, तो तने के पास ही ड्रेंचिंग करनी चाहिए। और बेसिक सॉइल मैनेजमेंट के लिए सर आजकल नया वो भी है, कुछ लोग तौलिए भी नहीं करना चाह रहे हैं। तौलिए सॉइल में क्या जरूरी होता है? अगर तो आपके अर्थवॉर्म्स देखो, ये देखो यहाँ से सुराख किया इतना मोटा। हाँ जी। अगर आपकी ये है बहुत ज़्यादा है अर्थवॉर्म्स, जैसे इस पेड़ के नीचे दिख रही है, हाँ जी, तो आप तौलिए करो भी ना। देखो, इसमें 1 साल पहले तौलिए हुआ, फिर भी ये बिल्कुल पोरस मिट्टी है जी। ये देखिए, ये कास्टिंग्स है, ये छोटी छोटी जो गोल दाने हैं, हाँ, ये अर्थवॉर्म्स की कास्टिंग्स है। अब इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिए, इसका कलर सॉइल का अलग है, ये अलग है। हाँ जी। इसका मतलब नीचे से कोई अर्थवॉर्म आई है और उसने अपनी कास्टिंग्स यहाँ डाली है। ओके। और जो कास्टिंग्स होती है अर्थवॉर्म में, जैसे आप नॉर्मल ये खाए तो खाया घास है, उसमें पोटाश और फॉस्फोरस की जो न्यूट्रिएंट्स वो है, वो 5 से 7 गुना 10 गुना बढ़ जाती है। अच्छा। जैसे पहले मान लिया कि 1.2 ppm होगा तो 10 ppm बन जाएगा। ये है कास्टिंग, यहाँ गोल गोल दिख रही है जो कास्टिंग मीन सर, ये एक्सक्रीटा है इसका? एक्सक्रीट इसका।
मतलब ये भी न्यूट्रिएंट रिच है इसका? ये नीचे से आया क्योंकि कलर का, सॉइल का कलर डिफरेंट है थोड़ा इससे। जी बिल्कुल, टेक्सचर भी डिफरेंट है। तो ये मिनरल्स लेके आया नीचे से मिट्टी के साथ। ये देखिए इसमें कितने सारे सुराख है। ये जैसे सर हमारी कॉस्टिक खाद है, जैसे यूरिया है या फिर म्यूरेट ऑफ जैसे हम पोटाश है, कॉस्टिक खाद डालते हैं, अगर हम उसको सॉइल में मिलाएंगे नहीं तो जब बारिश आएगी वो डाइल्यूट होके जाएगी, तो फिर इनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं तो 15-20 साल से यूरिया यूज कर रहा हूँ। ये देखिए सारी यहाँ सुराख भी है, कास्टिंग्स भी है इसकी। हाँ ये भी है। ये पूरी एक लाइन सी कास्टिंग सी बनी है इसकी अर्थवर्म्स की। तो उसमें डाइल्यूट होके जाती है, तो उसको इनको नुकसान नहीं होता है। ये दोनों खादें कैसे डालनी है? मिलानी है सॉइल में कि ये टॉप नहीं, टॉप ड्रेसिंग करनी है। और क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बात यूरिया में एक प्रॉब्लम होती है कि उसको आप सूखे में नहीं डाल सकते जी। आपकी सॉइल बिल्कुल गीली चाहिए या फिर थोड़ा बहुत घास फूस हो, ताकि वो एकदम फट जाए जब आप डालें उसको। घास से भी ओस से फट जाती है। अगर किसी की सर हैवी से क्ले सॉइल है उसमें, ये भी हैवी क्ले सॉइल है। आप इधर को देख लीजिए, कलर बिल्कुल रेड है सॉइल का जी। ये देखिए कैसी बनाई है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कैविटीज है। हाँ, ये सब अर्थवर्म्स की बनी है। और ये अर्थवर्म सिर्फ यहाँ नहीं रहेगी, फिर जब इनके पास खाना तो ये खुले में भी जाएगी, समझ में सारे में घूमेगी। अच्छा, इनकी पॉपुलेशन को इनकरेज करने के लिए एक तो हमने मल्च करना है घास फूस का, जो भी घास फूस नहीं होनी चाहिए। ये भी डंडे भी है। सेब के डंडे में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि उसमें बीमारी होती है जी। या तो आपने कोई स्पेस प्रूव की है, उसके बाद आप प्रूनिंग करें तो उसका नुकसान नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उनको छोटा करके चूरा करके वो करे। ये जीवामृत का नया कंसेप्ट चला, ये भी इसको एनकरेज करता है इनकी पॉपुलेशन को। अब मैंने ट्रायल तो किया, अभी तक उसके रिजल्ट ऐसे पाए नहीं है मैंने। तो आपके तो नेचुरली इतने हो, नेचुरली ये कि इनको खाना देंगे आप, नेचुरली होगा। और आपने कभी इसमें गोबर की खाद नहीं डाली? गोबर तो कभी भी नहीं डाला है। फिर भी इतनी ज़्यादा इसमें बस ये देखिए ना कैसे सारा इसी में डाला है। हमारे जो कुम्बर होते हैं, कुम्बर बोलते हैं हम, मैं तो भी इसी में डालता हूँ। ये तो 4-6 महीने में डिके हो जाएगा सारा। ये अर्थवर्म्स का खाना हो जाएगा। फिर ये मल्च विंटर्स में भी लगा रहेगा इस पे? ये विंटर्स में भी लगा रहेगा। निकालना कभी नहीं इसको? निकालना अगर आप कोई एक्टिविटी करे, तौलिया वगैरह करे तब तो लगवाते हैं। बाकी या खाद वाद डालनी अगर हो सके तो खाद तो मैं इसी के ऊपर डालूंगा। अच्छा, अगर यूरिया और पोटाश डालनी इसी मल्च के ऊपर डाल दूंगा मैं। अच्छा, ये निकालना नहीं है? ये मैं नहीं निकालूंगा। उसका रीजन ये है कि वो डाइल्यूट होके जाएगा नीचे। वो फिर जब बारिश आएगी डाइल्यूट होके जाएगा तो अर्थवर्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप कहीं भी देख सकते हैं, इधर भी होगा ऐसे कहीं भी, जहाँ भी मल्च अच्छा होगा वहाँ आपको ये दिखेगा जी। ये देखिए अर्थवर्म यहाँ, ये ह्यूमस बनने लग गया। ये अर्थवर्म है यहाँ। ये देखो ये डिकम्पोज हो गया। ये डिकम्पोज हो गया। ये अर्थवर्म इसको खा रही है। ये देखो इधर भी अर्थवर्म है ये। और इसमें आप जो डिफरेंस देख रहे हैं ना जी, ये कलर में, हाँ, ये अलग अलग मिट्टी खाई हुई है, इसलिए इनके कलर्स अलग अलग है अर्थवर्म्स के। अच्छा, कोई नीचे से आई होगी, कोई यहीं कुछ खाया होगा इसने। ये देखिए अर्थवर्म्स है। और विंटर में आपको कहीं भी अर्थवर्म नहीं दिखेगी, सिर्फ इस कारण से। ये और ये देखिए लाल मिट्टी है, फिर भी इतनी पोरस है। ये मतलब कि बुरबुरी बनी हुई है बिल्कुल। ये अर्थवर्म्स ने की हुई है सारी, क्योंकि इसमें इतनी होल जो कर दी है। ये देखो है, जहाँ भी आप हाथ मारो वहाँ अर्थवर्म्स दिख रही है। ये देखिए ये देखिए ये, क्योंकि इनके लिए खाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है इनको अंधेरा चाहिए होता है। अच्छा, लाइट में नहीं रहेंगे। और उसके लिए परफेक्ट है हमारा मल्च। इसका परफेक्ट है मल्च है, फिर नहीं तो ये मिट्टी में घुस जाएगी नीचे। और ये जो ह्यूमस ये बन रहा है, ह्यूमस जो ब्राउन और ब्लैक हो गया, ये जो ऑलमोस्ट, ये तो नहीं है पर जो बिल्कुल ब्लैक, इसको खाने आती है ज़्यादातर ऊपर सॉइल के नीचे से। अच्छा, ये हर जगह ये आपको मेरे ऑर्चर्ड में ऐसा मिलेगा। सर आप इसी ऑर्चर्ड में यूरिया भी डालते हो और पोटाश भी डालते हो? उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म में नीचे जा रहा है। अच्छा, एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हम गोबर डालते हैं ना, तो हम उसको या तो बिल्कुल कच्चा डालते हैं, उसमें अर्थवर्म्स की पॉपुलेशन नहीं होती, या फिर हम उसको इतना गाल देते हैं कि वो पाउडर बन जाता है एक किस्म का, जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है। बिल्कुल। तो अगर वो डाल दे तो वो तो खाया हुआ है एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट ने, तो इन अर्थवर्म्स के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डिफरेंस क्या है सर वर्मी कंपोस्ट वाले वर्म्स और ये वाले अर्थवर्म? उनकी कैपेसिटी खाने की ज़्यादा है। ओके। और जो लेटेस्ट सर्च है वो आर्सेनिक भी रिलीज करते हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट वाले? वर्मी कंपोस्ट वाले। और वो इस टेम्परेचर में काम नहीं करेंगे, मर जाएंगे।
मतलब कि वर्मी कंपोस्ट जैसे ही आप खेत में डालते हो, जो अंडे उंडे होंगे उसके, वो अर्थवर्म्स नहीं बनेंगे उसकी, वो उसकी पॉपुलेशन उसी वक्त खत्म हो जाएगी। और आपने जो बगीचे में डाला वो खाया हुआ है, वो सारा एक्सक्रीटा है उसका, एक्सक्रीटा समझ लो आप, वो खाया हुआ है इन्होंने, तो इन अर्थवर्म्स के लिए वो फूड नहीं है। अच्छा। उसके लालच में वो नीचे से ऊपर नहीं आएंगे अर्थवर्म्स। गोबर में सबसे बढ़िया चीज़ है ही अर्थवर्म्स है। आपको याद होगा पुराने ज़माने हमारे बुजुर्ग जब गोबिश बोलते थे हमारे, हाँ जी, जब उसको खोदते थे तो एक कस्सी मारते थे तो कोई 50 अर्थवर्म्स होती थी, और उस किस्म का गोबर डालते थे। आज तो कोई नहीं डालता वैसा, नहीं डालता जी। और वो गोबर वैसे चाहिए वो वाला है, ताकि अर्थवर्म्स बढ़े हमारे ऑर्चर्ड में। अब तो लोगों ने ये कर दिया कि अपनी गोबिश में वो दूसरी वाली अर्थवर्म्स डाल दिए। इसका सही समय क्या रहेगा फार्म यील्ड में, गोबर की खाद कब डालनी चाहिए? ऐसा है, जो न्यूट्रिशन है गोबर में तो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। एनपीके ऑलमोस्ट कितना लगभग पर बाय परसेंट? 50 से 200 ग्राम। नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस ये पोटाश वगैरह 0.5%। हाँ, नाइट्रोजन इतना होता होगा ऑलमोस्ट। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से तो उसका कोई काम नहीं। हम बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाता है सॉइल का गोबर। ओके। तो स्ट्रक्चर में भी तब, और स्ट्रक्चर में मेन रोल अर्थवर्म का रहता है। हाँ, जब ये इसमें जाएगी। और हमारी एक गंदी आदत है, हम गोबर तब डालते हैं जब बिल्कुल सूखा होता है, विंटर्स में। ओके। और ठंड होती है, तो जब हम गोबर डालते हैं तो उस वक्त ना मिट्टी इतनी सख्त होती है कि वो गोबर में जो अर्थवर्म्स होती है नीचे जा ही नहीं पाती, जा नहीं सकती क्योंकि सख्त होती है। सख्त होती है। तो बेस्ट टाइम इसका तब होना चाहिए जब सॉइल में उपयुक्त नमी हो, और बेस्ट टाइम मैं बताऊं जब अगर आप लीफ फॉल के ऊपर डालेंगे ना, तो जो लीव्स होगी ना वो सारी ये अर्थवर्म्स खा जाएगी। अच्छा, वो भी डिकम्पोज हो जाएगी। वो भी डिकम्पोज हो जाएगी। आप ट्रायल करना, पत्ते जैसे ये लीव्स बड़ी हैं, ये आपने कहीं गोबर अर्थवर्म्स वाला उसके नीचे रखना, 3 दिन बाद ना इसमें सैकड़ों सुराख होंगे। अच्छा, अर्थवर्म्स करेगी वो, और वो खा चुकी होगी इसको। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बीमारी शिमारी वो भी खत्म हो जाती है। अच्छा, अर्थवर्म्स के खाने से तो खत्म हो गया ना, बीमारी रहेगी नहीं। तो पोस्ट हार्वेस्ट सही रहेगा? पोस्ट हार्वेस्ट में थोड़ा जल्दी होता है वैसे, डालने को तो पूरे साल कभी भी डालो जब नमी हो। अगर पर मेन कंसेप्ट ये देखना आपने कि न्यूट्रिशन के लिए नहीं डाल रहे आप गोबर, सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, और सॉइल स्ट्रक्चर के लिए अर्थवर्म्स का लाइव होना उसमें ज़रूरी है। इसको कैसे डिकम्पोज करना है गोबर को? क्या प्रिपरेशन पिट में डाल के करना है जैसे हम करते हैं? तो उसमें ये कि अगर गोबर काफ़ी हद तक खा लिया है अर्थवर्म्स ने, तो अर्थवर्म्स ज़मीन में वहीं नीचे चल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा खा लिया है, हाँ, तो अगर अर्थवर्म्स नहीं है आपके उसमें हीप में, अब जितनी मेरे सॉइल में अभी दिख रही थी आपको अर्थवर्म्स, उससे कम से कम 20-30 गुना गोबर में होनी चाहिए पिट में जब आप खोदते हो। ओके, वो गोबर सबसे बढ़िया है। ओके, उससे बढ़िया गोबर नहीं हो सकता है। और वर्मी कंपोस्ट के केंचुए आपके इस विंटर क्लाइमेट में जो आपने वो वाला गोबर डाला, इन अर्थवर्म्स के किसी काम नहीं है, क्योंकि वो खाया हुआ गोबर हो, उसमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। और इनको एनकरेज करने के लिए एक ही हमने ये जो ऑर्गेनिक मल्च इनको खाना देना, बस कुछ भी करो, जो भी घास फूस झाड़ी झुड़ी सब आप जो डाल सकते हो डालो उसमें ऑर्चर्ड में। एक चीज ये भी कहते हैं कि अगर आपका मल्च मानसून के दौरान रहता है तो वो रूट रॉट को ज्यादा इनिशिएट नहीं, वो पेड़ के पास नहीं होना चाहिए। देखो ना मल्च यहाँ से बाहर है, घास उगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, देखो यहाँ कोई मल्च नहीं है, पेड़ के पास नहीं होना चाहिए। मतलब 1 फीट का डिस्टेंस दे दो आप बस उसके आगे। वो यहाँ देखो, यहाँ से शुरू है मल्च आपका। जो नए मेथड्स आए मल्चिंग के, मल्च मैट्स और मल्च फिल्म्स है, वो हानिकारक है उनके लिए, अर्थवर्म्स के लिए? नहीं, वो उससे ये होगा ना कि उनको खाना तो है नहीं, फिर आपने मिट्टी खोद दिया, तौलिया कर दिया, उसके बाद मल्च मैट्स डाल दिए। हाँ, उनके पास उसमें अर्थवर्म्स होगी नहीं, अर्थवर्म नीचे चल जाएगी, खाने को फूड है नहीं। ओके। और कॉस्टली बहुत। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि उसमें उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सॉइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और 2-3-4 साल के बाद ऐसा होगा कि कुछ ऐसे कीड़े पैदा होंगे जो हमारे है ही नहीं, क्योंकि हमारा उस डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचता ही नहीं है। अच्छा, फिर हमको उनसे भी डील करना पड़ेगा बाद में। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपका ऑर्गेनिक मल्च है ये आपका परफेक्ट होस्ट होता है एग लेइंग के लिए। क्या इससे दूसरे कीट या रूट बोरर्स वगैरह? नहीं, देखो कीड़े तो सबके बगीचों में, वो तो सबको पता है कि सबके कीड़े भी है, सब कुछ है। फिर वही बात बोल रहा हूँ कि उनको कीड़ों को भी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए जी। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पूरा पटान कर लेते हैं। पूरे पटान करने में एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि जब तेज़ बारिश आती है, जो हमारा ऑर्गेनिक होता है, जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकअप हो गया हुआ है, वो हल्का होता है बारिश से, वो उठ के बह जाता है। ओके। आपने देखा होगा कि खेत के कोने में आपके घास भी ज़्यादा उगता है, क्योंकि वो खेत के कोने में वो रुक जाता है।
मेड में, मेड में, जबकि वहाँ सूखा होना चाहिए, तो वहाँ ज़्यादा वो सारा वहाँ बह के वहाँ रुक जाता है, तो उससे बहुत नुकसान है पूरा पटान करके। अगर तो आप फसल लगा रहे तो वो भी रुकेगा उसको। अगर आप नॉर्मली पटान करके ऐसे ही छोड़ रहे हो ज़्यादा घातक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम खुदान करते हैं और उसको झाड़ के बिल्कुल पतला करते हैं मिट्टी को, ठीक, वो आपने बहुत बड़ा नुकसान किया मेरे हिसाब से। उसमें क्या हुआ, एक तो आपके जब बारिश आएगी आपके उसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स बने मिट्टी के, हाँ जी, वो सॉइल कंपैक्शन करेगा, ओके, क्योंकि जहाँ जगह होगी वहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे। और दूसरा वो ऑर्गेनिक तो वो तो बह गया। और जब झाड़ फाक करते हैं हम ये भी देखते हैं, मैंने देखा कि जैसे ये हरा घास है, हम इसको झाड़ झूड़ के कहीं साइड में डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये तो खाना है इसका अर्थवॉर्म्स का, वो खत्म हो जाता है। मतलब हमने पूरी तरीके से पटान नहीं करना है। कभी पटान करो तो पलटी मार सकते हैं आप नॉर्मली उसको झाड़ फड़ा के चूरा नहीं बनाना है। अच्छा, और ये वैसे हर साल करना चाहिए पटान? जो पूरा डिपेंड करता है आपकी सॉइल कैसे का, तो ऐसी सॉइल है चाहे आप तौलिया भी ना करो, जैसा यहाँ इन पेड़ों में, कुछ पेड़ों में चाहे आप तौलिया भी ना करो। ये तो इतना सॉफ्ट है कि हाथ से टूट रहा है, और इसमें पोर्स इतने की ऑक्सीजन जा रही है, एरेशन प्रॉपर है। हाँ, वो है, एरेशन प्रॉपर है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो अर्थवॉर्म्स है जिसके बारे में हम बात करते आए हैं या करते रहे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, क्लियोपाट्रा होती थी क्वीन इजिप्ट की, हजारों साल पहले। उस वक्त उनको अर्थवॉर्म्स की पूजा करते थे और प्रोटेक्टेड था, वो कानून था एक उस टाइम पे। तो आज हमारी उस बारे में उसकी वो सोच ही नहीं है कि अर्थवॉर्म्स भी होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए सॉइल में। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे, जीवाणु जिसको जीवाणु बोलते हैं। वो मतलब कितने होते हैं कि अगर आप एक कप लोगे में मिट्टी, उतने जीवाणु होंगे उसमें जितने पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें सॉइल मैनेजमेंट में। तो अर्थवॉर्म्स के थ्रू वो भी मैनिपुलेट होते हैं और मतलब कि जिंदा रहते हैं। और जैसे आप अर्थवॉर्म्स की बात करें, जो अर्थवॉर्म होती है अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो अपने बराबर की कास्टिंग, मतलब कि अपनी वो एक्सक्रीटा अपने वेट के बराबर की रोज की निकालती है एक दिन में, हाँ, बायोफॉर्म में। तो उसमें ये होता है कि आप ये सोच लो कि आप अगर आपके डेप्थ में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने की जरूरत ही नहीं रहती अगर आपके अर्थवॉर्म्स है तो। और कई बार ऐसा देखा जाएगा, मेरे मास्क के ऑर्चर्ड में एक पैच है जिसमें 2 फुट से नीचे काली मिट्टी है। तो ये मेरे को इसलिए एक्सपीरियंस हुआ कि जब उस पोर्शन में मैं अर्थवॉर्म्स को देखता हूँ तो अंदर से वो काली होती है बिल्कुल। उसका मतलब है कि वो नीचे से न्यूट्रिएंट्स मिट्टी ला रहे नीचे की और ऊपर उसको डिस्चार्ज करती है। तो और कभी भी किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया अर्थवॉर्म्स की ओर आज से पहले, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी ओर ध्यान दें और इनके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाएं। सॉइल हम बोलते हैं मिट्टी है बेजान है, नहीं, हमने लिविंग सॉइल बनानी है, सॉइल को लिविंग बनाना है, जिसमें जीवाणु हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो, जिसको जीवाणु को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, अर्थवॉर्म्स हो, दूसरे मित्र कीटाणु हो, ताकि वो दूसरे जो हमारे दुश्मन कीटाणु उनको भी मारे। सर, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा बने? और उसका खाना क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना, उनका कोई खाना नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही माइक्रोस्कोपिक छोटे जीवाणु होते हैं, और बेसिकली जो हमारा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं पेड़ के अंदर, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसमें डिटेल में इसके बारे में इन्होंने सुभाष पालेकर जी हमारे, जो कि 0 बजट खेती करते हैं, उसमें उनकी बुक्स में काफ़ी अच्छा है, और बुक्स बहुत सस्ती है, आप नेट से मंगवा सकते हैं। तो उनके सारे नुस्खे तो हमारे काम नहीं आते, क्योंकि वो खेती के लिए है, छोटी फसलों के लिए। हमारा पेड़ बहुत बड़ा होता है तो पूरी तरह पूरा नहीं हो पाता। तो उसमें बड़ी डिटेल में दिया हुआ है कि क्या कैसा चाहिए और क्यों चाहिए एनवायरनमेंट। बाकी ये सॉइल मैनेजमेंट में एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप जिसकी भूमिका आप बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हो, दूसरा आपके अर्थवॉर्म्स। तो जैसे आपके ऑर्चर्ड में हमने थोड़ी देर पहले देखा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। तो अभी जो नॉर्मल जो ऑर्चर्ड है लोगों के, हमने जो देखा है तो उसमें एक भी केंचुआ नहीं मिलता, देखने नहीं मिलता, वो हमने मार दिया है। उसका रीज़न ये हमारी प्रैक्टिस गलत है। थोड़ा इस पर मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि जो हमारा सेब की खेती हमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है, इसको बिल्कुल सिंपल रखो जी, जितना सिंपल हो सके उतना फायदा है। अगर आपकी कहीं सोच बनती है कि मैं ये करूं कि ना करूं, तो ना करो।
तो इसमें अगर इनको एनवायरनमेंट देंगे और थोड़ा बहुत इनके लिए इनका खाना बगीचे में उपलब्ध कराएंगे तो ये खुद ही खुद नीचे से ऊपर आ जाएंगे। धरती में नीचे सबके है 5 फुट 10 फुट के नीचे सबके अर्थफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, बट एक इनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। सबसे पहला इनका फेवरेबल एनवायरनमेंट है अंधेरा, ओके, और खाना, बस 2 चीज़ें। जैसे हमारे होता है शेल्टर भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, तो हम कहीं भी खाना चाहिए, कहीं भी रुक जाएंगे। तो इनको अंधेरे के लिए मल्च डाल दो आप, और बाकी इनका खाना ह्यूमस जो आप कह रहे हो। अगर हम बोलते हैं कि हम मल्च मैच डालते हैं उसमें बहुत सारे अर्थफॉर्म्स आते हैं, तो वो जो आपका थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक बचा हुआ है उसको खा लेते हैं, फिर उसके बाद 2-3 साल बाद नहीं आएंगे क्योंकि उनको टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। अर्थफॉर्म्स क्या होता है कि बहुत लो टेम्परेचर में भी काम नहीं करते और बहुत हाई में भी नहीं करते। मैं एग्जैक्ट कराता हूँ, अगर जो एक्सक्रीटा होता है अर्थफॉर्म्स का उसमें 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो उसने खाया उससे, अच्छा, और 9 गुना ज़्यादा फॉस्फोरस होता है और 12 गुना ज़्यादा पोटाश होता है। जो उन्होंने खाया उसमें 12 गुना बढ़ जाता है वो खाने के बाद जो बाहर निकालते हैं। देखिए जी, ये आजकल ये जो महीना चल रहा है जनवरी का, तो किसान भाइयों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? आजकल कौन कौन से प्रमुख कार्य है जो उनको अपने बगीचे में करने चाहिए? दिसंबर जनवरी में बेसिकली हम स्प्रेस करते हैं, इसकी बोडो मिक्सचर की कर ली, किसी ने चूना नीला तोता कर दिया, किसी ने अब कॉस्टिक सोडे का भी ट्रेंड चला है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रूनिंग करते हैं हम या पत्ते झड़े हैं बगीचे में, उसमें बीमारी रह जाती है, फंगस भी रहता है, बैक्टीरिया भी रहता है, कीड़ों के अंडे भी होते हैं, जो कि नेक्स्ट डे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। पहले हमारे को एक बताया गया कि पत्ते जला दो इकट्ठे करके, तो उस तरीके से तो हम अपना बगीचे को ऑर्गेनिक और न्यूट्रिशन खत्म कर रहे हैं। साथ में पर्यावरण में प्रदूषण भी फैल रहा है कि और आजकल पर्यावरण की ओर बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं जी। तो इसमें अगर आप जैसे कॉस्टिक सोडा की स्प्रे करते हैं तो उसमें आपके जो झड़े पत्ते उस पर भी गिरेगा, वो भी खत्म होता है। कॉस्टिक सोडा एक स्केल के लिए बहुत अच्छा होता है। सेंजो स्केल जो हमारी होती है वो उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। और जो ये कॉस्टिक सोडा बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये सोप स्प्रे होती है, ये ऑर्गेनिक में भी इंक्लूड होती है। ऑर्गेनिक में इसकी परमिशन है करने की। ये इसकी कितनी वो मात्रा में इसको प्रयोग किया जाना है? 200 लीटर का जैसे? इसमें एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, हमारे जो लोकल जो दुकानदार है वो बहुत ही घटिया किस्म का कॉस्टिक सोडा ला रहा है। जितनी इम्प्योरिटीज होगी वो नुकसानदेह होगा। हमारे कई लोग बोलते हैं कि मेरा भी जल गया कॉस्टिक सोडा से जी। वो कॉस्टिक सोडा से जो उसमें इम्प्योरिटीज है जब आप स्प्रे करते हो रिएक्ट करती है, और जो इम्प्योरिटीज है वो स्पर बर्निंग थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत। तो और स्केल मैंने देखी है कि आप अगर TSO साल भी करें, किसी भी रेशियो में करें, तो फ्रूट में तो नहीं आ रही है, पेड़ों में चोटियों में सब जगह स्केल है। अगर कॉस्टिक सोडा कर रहे तो एक हमारा स्केल के लिए भी काम स्केल 4-5 साल तक उसका इफेक्ट रहता है। और दूसरा उसका ये फायदा होता है कि जो आपके पत्ते पुत्ते नीचे गिरे हैं उस पर भी गिरती है, नेक्स्ट ईयर आपका लीफ फॉल बहुत कम हो जाएगा। जिसकी लीफ फॉल होता है उसके लिए कॉस्टिक सोडा, ये बोडो मिक्सचर, चूना नीला तोता करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम बोलते हैं कि मैंने नेटिव भी की, मैंने लेटेस्ट स्प्रेज की, मैं तो करता नहीं, मैं तो सारी सब्सिडी करता हूँ क्योंकि हमारी हॉर्टिकल्चर की दवाइयाँ बहुत अच्छी है। मेरा कहना है, अपनी सोच ही है, तो फिर भी पतझड़ नहीं रुकता है। तो वो कारण ये है कि आपने पिछले साल का जो आपका बचा हुआ पत्ते है, स्टिक्स है, एनवायरनमेंट में वो अंडे उसी में है, वो सब कुछ दुआ से इतना ज्यादा पैदा हो रहा है कि स्पेस भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो लोग तो नई स्प्रेज पे जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मैं तो हॉर्टिकल्चर दवाइयाँ यूज। देखो मेरी थ्योरी है मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। जी बिल्कुल। और मैं बगीचे पे कम से कम खर्चा करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं तो हमेशा कंपैरिजन करता हूँ कि भाई सबसे सस्ती दवाई कौन सी है जो मेरी यूजफुल हो। तो इसमें काफी अनुदान भी दे रहा, सब्सिडीज भी है। तो और अगर हम नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड में अगर आप ये स्पेस कर लेंगे, समझिए कि आपके नेक्स्ट ईयर का 50% पतझड़ की बीमारी खत्म होगी। अच्छा, इसमें किसान भाई ये भी डर रहे हैं कि हम लो हाइट में, हमारे दिन का तापमान ज्यादा जाता है, तो क्या उस परिस्थिति में भी हमें कॉस्टिक सोडा करना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाइट वाले के लिए। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जब आप स्प्रे करते हैं किस तरीके से काम करता है ये, उस वक्त थोड़ा बहुत काम करेगा ये, फिर ये समझो कि ये डोमेंट हो गया हुआ है, फिर तब वो काम का हम लोग बोलते हैं कि हमारे 15 दिन हो गए बारिश नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम ही तब करेगा जब
मॉइस्चर होगा, अपना असर तभी दिखाएगा जब बारिश आएगी। अच्छा, फिर बोलते हैं कि हम एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो वेट करते हैं कि प्रोनिंग फारिग होगी तब करेंगे हम, तब तक फिर टाइम नहीं रहता क्योंकि प्रोनिंग बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि प्रोनिंग हो ना हो आपको कर लेनी चाहिए, और प्रोनिंग से पहले करोगे उसका एक फायदा और होगा कि जो आपके छिटे जिसको हम बोलते हैं जी, उसमें भी वो बीमारी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि थोड़े बहुत तो रहते ही आपके बगीचे में, तो वो पहले ही उसमें बीमारी खत्म होगी। और एक बोलते हैं कि हाथ जलते हैं इससे जब आप प्रोनिंग करते हैं, प्रोनिंग करते हैं कॉस्टिक सोडा भी, बोडो मिक्सचर से भी और नीचू नीले से भी, तो उसमें ये होता है कि जब तक तो सूखा है तब तक तो आप चाहे जितना भी पकड़ लो पेड़ प्रोनिंग कर दो, तब तक कोई आपका हाथ नहीं जलेगा क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है। जब मॉइस्चर होगा पेड़ में या गीले पेड़ आप छूएंगे तब वो रिएक्ट करेगा, तो हाथ के लिए वो थोड़ा वो मतलब कुछ नहीं, प्रोनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कॉस्टिक सोडा करो उसके बाद आप प्रोनिंग कर रहे हो या पेड़ को पकड़ रहे हो, जब तक उसमें मॉइस्चर नहीं या गीला नहीं हो। ये कॉस्टिक सोडा कितनी मात्रा, एक 200 लीटर पानी में कितना डालना है? डिपेंड करता है कि आपके क्या 1.5 से 2 किलो तक पड़ सकता है ये 200 लीटर। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि इसमें इम्प्योरिटीज का बहुत डाउट रहता है, तो किसान को क्या किस चीज में क्या है उसकी कोई फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे पता चलेगा कि? देखो, अगर आप बाल्टी में पानी लो, उसमें जब उसको मिलाते हैं तो अगर उसमें रेजिड्यू नीचे रह रहा है, कुछ रह रहा है नीचे, या फिर ऊपर झाग बन रह रही है आपके ड्रम में जब आप मिला रहे हैं, तो समझ लो कि वो इम्प्योर है। और अगर बिल्कुल क्लियर बन रहा है बाद में तो समझ लो कि बिल्कुल साफ सुथरा है। और पैलेट फॉर्म में जो आता है वो लेबोरेटरी में वही यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट फॉर्म में, वो सबसे प्योर फॉर्म मानी जाती है कॉस्टिक सोडा की। अब जैसे हम बोडो मिक्सचर और वो करते हैं, चूना नीलाथोथा भी बहुत लोग करते हैं। चूना नीलाथोथा का कॉम्बिनेशन बना बनाया नहीं होता है, वो आपको बनाना पड़ता है जी। जैसे आप ड्रम में दवाई मिला लो, एक कोई जंग वाला सरिया या कोई भी लोहे की चीज ले लो, उसको थोड़े से पत्थर में रगड़ो जहाँ थोड़ा चमक जाए, उसको 1-2 मिनट उस सोल्यूशन में डालो, कॉपर सल्फेट और चूने वाले सोल्यूशन में ड्रम में जब आपने बना दिया, जो फाइनल सोल्यूशन बन गया, फाइनल सोल्यूशन बन गया, अगर वो 1-2 मिनट में उसमें दोबारा से जंग लग जाता है तो समझ लो कि आपके चूना उसमें कम है। तो आपको चूना और डालना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल, ये नहीं कि इतना आप नीलाथोथा डालो, इतना आप चूना डालो, क्योंकि ये वाटर पे डिपेंड करता है आपके कि वाटर कैसा है, वाटर आपके कैसा है, हार्ड वाटर है क्या है, मिनरल्स, तो वो अलग अलग जगह में आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा। और इस सॉल्यूशन में चूना तब तक डालते रहना है जब तक वो जंग लगना बंद ना हो जाए। मतलब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे घर में कुछ और होगा उसका रेशो चूने की, आपके घर में कुछ और होगी। अच्छा, चूने का एक बहुत अच्छी रोल रहता है इसमें। अगर आपने लाइमिंग भी करनी है सॉइल में पीएच के लिए, तो वो तब करनी चाहिए जब पतझड़ लगे, पतझड़ के बाद। उसका एक फायदा होता है कि जब आप लाइमिंग करते हैं तो उससे पीएच लेवल सॉइल क्या जो लीव्स है उसका ऊपर हो जाता है, मतलब कि 8 से ऊपर 9-10 हो जाता है। उससे भी बहुत फायदा होता है कि नेक्स्ट ईयर आपके पतझड़ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हाई पीएच में क्या बोलते हैं ये बैक्टीरिया स्पोर्स डेवलप नहीं कर पाते, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि सब लाइमिंग आपको हम कभी भी कर लेते हैं। लाइमिंग सबसे बढ़िया टाइम होगा कि जब आपका पतझड़ हो उसके ऊपर डाल दो, तो आपका नेक्स्ट ईयर का लीफ फॉल में बहुत फायदेमंद होगा। आजकल लोग इस बात से बहुत परेशान है कि लोअर हाइट है, शायद ड्रॉट की वजह से या किस वजह से कैंकर की बहुत समस्या देखने पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और या फिर स्प्रेज वगैरह या क्या? नहीं, कैंकर वो तो हमने ही पैदा किया अपने साथ। कुछ बहुत सारे मेन रीजन तो कैंकर का प्रोनिंग गलत है जी। और अगर आप बोलेंगे कि मैंने स्प्रे की और बारिश नहीं आई, मेरे कुछ इससे नुकसान हो, कोई नुकसान नहीं होता। अब जब नीलाथोथे में चूना इसलिए डाला जाता है कि नीलाथोथा डायरेक्टली अगर आप डालोगे तो वो डायरेक्ट पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। चूना उसको अपने अंदर नीलाथोथे को इनकैप्सूल करता है। जब इनकैप्सूल करके जब बारिश आएगी तो डाइल्यूट होके अपना काम करेगा, डायरेक्ट उसमें नहीं करेगा काम अपना। तो इसलिए चूना डाला जाता है, और चूना इसलिए डाला जाता है कि पीएच लेवल हाई हो जाता है, उसमें फिर बीमारियां कम लगती है। तो कैंकर वाली परिस्थिति में ये ब्लाइटॉक्स की स्प्रे या कॉपरॉक्स की? ब्लाइटॉक्स मैंने देखा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में कि विंटर वाली स्प्रे इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। इसके लिए नेक्स्ट ईयर की उसकी अगर आपने सोच लिया कि विंटर्स में करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर आप होगा कि आपका लीफ फॉल कम होगा, नहीं हो पाएगा। जैसे जहाँ पे कैंकर सर लगा होता है वहाँ पे कैंकर के लिए कॉस्टिक सोडा भी बहुत अच्छा है।
कुछ लोग जैसे पापड़ी होती है आपकी साइज साफ हो जाएगी, पेपरी बाग है वो फट जाएगा, जब फट जाए तो फिर उसमें नई स्किन आ जाती है। अच्छा, बाजार में कैंकर्स के लिए पेस्ट बहुत सारे उपलब्ध है, इसको लेके भी किसान देखो मेरे को तो परेशान है कि किस तरह का पेस्ट खुद बनाना है कि ब्लैक। मेरे को तो 15-20 साल हो गए जी मैंने पेस्ट नहीं लगाया है, और आपने मेरे बगीचे में देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। मेरे को पेस्ट लगाने का कोई ज्यादा फायदा नजर नहीं आया। पेस्ट नहीं लगाना है, मैं तो नहीं लगाता हूँ, बाकी आपकी मर्जी की, आपके पास बहुत पैसा है तो फिर आप लगा सकते हैं। आजकल के समय में जनवरी में कुछ लोग अभी TSO की स्प्रे का भी शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने कर दिया, तो ये कब होनी चाहिए वैसे? तो TSO का बेसिक कंसेप्ट है कि वो कीड़ों को, मकोड़ों को, जो भी होती है बीमारियां, वो सफोकेट करके, मतलब कि उनकी ऑक्सीजन बंद करके अपना काम करती है। तो जब 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आता है, मोस्टली जो हमारे TSOs अवेलेबल है उसकी फिल्म बनाता है, भी ऑक्सीजन बंद कर दी है तो वो फट जाती है सर्दी में। 5 डिग्री से नीचे अगर आपका टेम्परेचर चले जाए आपका, तो फिर इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो आप लोग देखें, जब आपका 5 डिग्री से हाइट में तो बहुत मुश्किल है ये पाना, 5 डिग्री से कम ना टेम्परेचर हो रात का, तब आप अपनी TSO की स्प्रे करें। और अगर जल्दी करेंगे तो उसमें 4-5 दिन का फ्लावरिंग में भी जल्दी। हाँ, ये पूछना था कि कुछ लोग इसीलिए इसको कर रहे हैं कि इससे क्या फ्लावरिंग जल्दी होती है? हाँ, 4-5 दिन का फर्क पड़ रहता है इससे, अगर आप TSO जल्दी कर लोगे फ्लावरिंग में। और उसमें ये भी फायदा होता है कि आपका मेन वैरायटी फूल होती है, पड़ोसियों के पॉलिनेटर्स फूल होते हैं, तो आपको पॉलिनेशन मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। हाँ, इसके साथ ये इंसेक्टिसाइड क्लोरोपाइरिफॉस करना जरूरी है कि जरूरी और कर ही देना चाहिए, क्योंकि स्केल अगर आप ये वाली कॉस्टिक सोडा नहीं करे तो फिर तो आपकी स्केल होनी है, तो थोड़ा बहुत उस परिस्थिति में फ्रूट में ना आए, इसलिए वो स्प्रे TSO प्लस आपके इंसेक्टिसाइड डालना जरूरी है। और एक आपका हॉर्टिकल्चर मिनरल और एक TSO है, ये इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि नहीं, इसमें ये नहीं, एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है कि विस्कोसिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और फ्लो रेट क्या है, और मिक्सचर कैसा बनता है, वो सब पैरामीटर्स लिए जाते हैं। जी। तो इसमें TSO में ये होता है कि अगर बेसिक्स ले, हम मेन सिंपल सा कंसेप्ट की, अगर आप जल्दी करते हैं तो आप स्केल के लिए कर रहे हैं, अगर आप ग्रीन टेप में कर रहे हैं या टाइट क्लस्टर में कर रहे हैं तो आप कीड़ो कैंडो के लिए कर रहे हैं, या फिर माइट्स के लिए भी उस वक्त करते हैं सर। हाँ, कीड़ो कैंडे, माइट कैंडे समझ लो आप। तो और मैंने ये देखा है कि जल्दी करने से फ्लावरिंग जल्दी होती है और थोड़ा क्रॉप में आने में फायदा होता है, और मेन हमारी बीमारी है स्केल, तो स्केल में बहुत फायदा होता है। टॉक एप्पल वाले आप जो है एक वेबसाइट खोले, इनकी ज़बरदस्ती है, वैसे मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप लोग क्वेश्चंस पूछे और उनका मैं आंसर बताऊं। आंसर उन्हीं का बता पाऊंगा जो मैंने प्रैक्टिकली किया, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया उनके आंसर्स मैं नहीं बताता हूं। और मतलब कि 15-20 दिन या महीने में कोशिश करेंगे कि आपके जो पीछे के क्वेश्चन 15-20 दिन के, उनके आंसर्स दें, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है, www.askpankajnegi.com। तो आप इस साइट पे विजिट करके आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप इसको अपने क्वेश्चन को विद अटैचमेंट्स, अगर आपके कोई बगीचे में प्रॉब्लम है आप उसकी फ़ोटो लेके उस पर अपलोड कर सकते हैं। आपको उसकी कंफर्मेशन ईमेल द्वारा दी जाएगी, तो जितने भी वो वैलिड क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब नेगी जी द्वारा नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और जब आप फोटोग्राफ्स लेते हैं तो मैंने ज़्यादातर जो मेरे को फोटोग्राफ्स आते हैं वो पूरे पेड़ के होते हैं, पर्टिकुलर जहां बीमारी है उसके फोटोग्राफ्स दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा क्लियर आता है जी। जो बीमारी है उसी चीज का फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, और उसके आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हैं नेगी जी से उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा नेगी जी के साथ ही होगा। वो जैसे ही सबने रिक्वेस्ट की थी कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा टॉपिक है, आज हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो कमिंग वीडियो होगी वो हमारी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे होगी। धन्यवाद। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।